हेलो दोस्तों, टाई की बात सुनकर बेस्टो और ग्रैंडपा नॉर्डिक शॉक होकर बोले, क्या कहा? इंडिपेंडेंट? और उसकी बात सुनकर वेल भी हैरान हो जाता है। फिर बेस्टो टाई से पूछता है, इसका मतलब क्या है टाई? ओल्ड मैन नॉर्डिक्स भी कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम अपने पापा को ढूंढना छोड़ दोगी? तभी टाई उन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे पापा को तो ढूंढना ही है, लेकिन उन्हें ढूंढने के बाद मैं पहले की तरह उन्हें मेरी देखभाल करने के लिए जिद नहीं करूंगी। और जो सुनकर बेस्टो बिल्कुल टाई को हैरान होकर देखता रहता है। तभी टाई पिछले वर्ल्ड की दादी की तरह कहती है, अब से मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी, मैं हमेशा डैडी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती हूँ ना। तभी बेस्टो उससे कहता है, पर टाई तुम तो बस 4 साल की हो। लेकिन तभी वेल उसे टोक कर एक्साइटेड होकर कहता है, बिल्कुल 4 साल की उम्र इंडिपेंडेंट होने के लिए बिल्कुल काफी है। मैं तो 2 साल की उम्र से बिना माँ बाप के बड़ा हुआ हूँ शॉर्टी। जिसके जवाब में टाई कहती है, आप भी बड़े भैया। और वेल की बातें सुनकर बेस्टो और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाते। तभी वेल टाई को कहता है, तुम्हें उस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, हर किसी के पास अपनी कहानी होती है। यहाँ बेस्टो और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स सोचने लगे, सीरियसली 2 साल की उम्र से किस तरह की जिंदगी जी होगी इसने। तभी वेल उसे लालच देकर कहता है, शॉर्टी अगर तुमने इंडिपेंडेंट होने का फैसला ले ही लिया है तो चलो एक अच्छे मर्सिनरी की तरह काम करके पैसे कमाते हैं, और जब भी तुम्हें किसी बड़े की ताकत की जरूरत पड़े तो बेस्टो, ग्रैंडपा नॉर्डिक्स और मैं तो है ही, तुम्हारे पास एगावर्ट है। और जिसके जवाब में टाई कहती है, बिल्कुल, क्योंकि टाई अब क्वीन ऑफ डेथ है, मैं अब से अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जो सुनकर वेल उसे चीयर करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इस पर बात कर ही रहे हैं तो चलो एक मेमोरेंडम में लिख लेते हैं, तुम और मैं, जिसमें लिखा होगा कि हम लोग कभी भी एगावर्ट को नहीं छोड़ेंगे। टाई कहती है, क्या कहा? एक मेमोरेंडम? टाई पहली बार एक मेमोरेंडम लिखने जा रही है। तभी वेल उस मेमोरेंडम को पढ़कर कहता है, इसमें लिखा है, बेस्टो, नॉर्डिक्स और वेल की इजाजत के बिना तुम्हें इसे विड्रॉल करने का परमिशन नहीं है, तुम्हें बस यहाँ और यहाँ पर साइन करना है। उन्हें ऐसे देखकर बेस्टो हैरानी से सोचने लगा कि ये सब उसने कब बना लिया। भले ही इस डॉक्यूमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, पर ये सब काफी मजेदार लग रहा है। फिर बेस्टो और नॉर्डिक्स भी इस पे एग्री कर ही लेते हैं। तभी बेस्टो उससे कहता है, मुझे भी एक मेमोरेंडम लिखना है। और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी कहते हैं, मुझे भी, ये काफी मजेदार है। टाई उनसे कहती है, ये लीजिए, यहाँ पर अपना नाम लिखिए। उन लोगों का इतना अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखकर वेल भी हैरान हो जाता है और वो खुशी से मुस्कुराता है। फिर रात को टाई सोने से पहले बेस्टो से पूछ रही थी, वैसे मिस्टर बेस्टो, क्या आप सब लोग होली नाइट से नफरत करते हो? जिसके जवाब में बेस्टो कहता है, सच कहूँ तो मुझे वो पसंद नहीं। फिर वेल उससे कहता है, ज्यादातर मर्सिनरीज उनसे नफरत करते हैं। जो सुनकर टाई शॉक होकर कहती है, पर क्यों? क्या सब होली नाइट रिश्वत लेते हैं? जिसके जवाब में वेल टीज करते हुए कहता है, भला तुम ये क्यों जानना चाहती हो? कहीं तुम्हारे पापा भी उसी तरह के होली नाइट तो नहीं? क्या उस वजह से तुमने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया? जो सुनकर टाई चिढ़कर बोली, क्या कहा? बिल्कुल नहीं, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, बात ये है कि। और फिर वो सोचने लगी, अगर मिस्टर बेस्टो होली नाइट से नफरत करते हैं तो फिर वो मेरे पापा के साथ उस सपने में क्या कर रहे थे? पापा ने डेफिनेटली कहा था कि वो एक होली नाइट थे। क्या पापा किसी पुलिस की तरह उन लोगों के साथ एक अंडरकवर मिशन पे थे, बिल्कुल उस टीवी शो की तरह? फिर टाई कंटिन्यू करते हुए उनसे कहती है, बस टाई ये जानना चाहती थी कि आप उनसे नफरत क्यों करते हो? जिसके जवाब में बेस्टो उससे कहता है, क्योंकि इंपेरियल फैमिली ने सबसे पहले हम मर्सिनरीज को अबैंडन कर दिया था। अगर मैं एग्जैक्ट बात कहूँ तो उन्होंने बस नोबल्स को छोड़कर सारे कॉमनर्स को अबैंडन कर दिया। फिर वो एसटी को पहले की बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है, एक समय शांत कंटिनेंट पर अचानक माना स्टोन दिखाई देने लगे। उनसे निकले मॉन्स्टर ने पूरे एम्पायर को खतरे में डाल दिया था। पूरे एम्पायर में किसी का जिंदा बचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इंपेरियल फैमिली ने सिर्फ कैपिटल को छोड़कर ज्यादातर जगहों को अबैंडन कर दिया था और उस छोटे से लैंड को ही तैयार किए गए नाइट्स के जरिए प्रोटेक्ट किया। छोड़े गए इलाके के लोग इकट्ठा हुए और अपने आप को मर्सिनरीज कहने लगे। उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर अपना पावर बढ़ाया और मॉन्स्टर्स और माना स्टोन से वो जमीन वापस हासिल की। जब लोकल लॉर्ड्स और मर्सिनरीज अपना खून पसीना बहाकर टेरिटरी को रिकवर कर रहे थे, इंपेरियल फैमिली ने उन्हें न ही सपोर्ट किया और न ही मदद, उन्होंने बस उन्हें इग्नोर किया। तो हाँ, इसीलिए हम होली नाइट से ज्यादा इंपेरियल फैमिली के किए गए फैसलों से नफरत करते हैं। उस टाइम से कैपिटल और नॉन कैपिटल इलाकों में दंगे फसाद बढ़ने लगे। बाद में लोगों का भरोसा जीतने के लिए इंपेरियल फैमिली ने कैपिटल की सीमा बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ उन जगहों
जगहों तक जिन जगह की उनकी जरूरत थी। उनमें से एक जगह थी ये प्यूरल सिटी। फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स कहते हैं क्योंकि इस जगह में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ बहुत सारे मर्सिनरीज हर वक्त रहते हैं, इसीलिए इम्पेरियल फैमिली के प्रति गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। और वो गुस्सा तब तक चलता रहा जब तक इम्पेरियल फैमिली और चर्च के साथ मिलकर इस जगह का अभिषेक नहीं किया। जो सुनकर टाई क्यूरियस होकर कहती है ये अभिषेक क्या होता है, जिसके जवाब में वो कहते हैं इसका मतलब होता है कि किसी जगह को भगवान को समर्पित करके पवित्र बनाना। ये एक ऐसा रिचुअल था जिससे प्यूरल सिटी को गॉड का इलाका घोषित कर दिया गया और इस जगह को देवी सेराडिन की ब्लेसिंग मिली। इस वजह से ये जगह मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर से प्रोटेक्टेड रहेगा। जो सुनकर टाई कहती है कि तो क्या इसका मतलब है कि अब कोई असली मैजिक स्टोन्स यहाँ पर अपीयर नहीं होगा और ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगा। जिसके जवाब में ग्रैंडपा नॉर्डिक्स कहते हैं हाँ लोग तो ऐसा ही कहते हैं, तो चलो अब सब लोग सो जाते हैं। फिर टाई कुछ सोचने लग जाती है, फिर गुस्से में कहती है इम्पेरियल फैमिली कितना ज्यादा घटिया है। अगर पापा एक होली नाइट हुए भी तो मुझे पता है वो भी इम्पेरियल फैमिली से जरूर नफरत करते। जिसे बेस्टो उसे हैरान होकर देख रहा था और साइड से वेल भी हंसते हुए कहता है तुम अच्छा बोल लेती हो शॉर्टी। तभी टाई कंटिन्यू करते हुए कहती है अगर ये इतना अच्छा है तो सब जगहों पर वो लोग अभिषेक क्यों नहीं कर देते। अगर वो लोग एक जगह के लिए वो चीज करे और दूसरी जगह के लिए नहीं तो वो सब तो लड़ते रह जाएंगे। जिसके जवाब में ग्रैंडपा नॉर्डिक्स कहते हैं तुम सही कह रही हो टाई। फिर टाई थोड़ा सैड होकर कहती है अगर मिस्टर बेस्टो डैडी को ढूंढ भी लेते हैं आई होप वो पापा से नफरत न करे। जैसे ऐसा देखकर बेस्टो उसे प्यार से देख रहा था। तभी साइड से वेल कहता है चलो चलो अब सो भी जाओ, कल तुम्हें क्वीन ऑफ डेथ की स्पीच ट्रेनिंग भी करनी है। और फिर सब सोने चले गए। अगली सुबह हमें बंदरगाह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बोट पर चढ़ते हुए कहता है ये कितना अजीब है ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है पर फिर भी लहरें काफी ऊपर तक आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। बाकी सारे शिप्स पे जा रहे हैं और हमें बताया जाता है कि इसका नाम रॉल है। जिसके जवाब में साइड वाला लड़का कहता है कैप्टन ने कहा है कि अगर हम उनके बताए हुए एरिया में जाए तो बड़ी मछलियाँ खुद जाल में आ जाएगी। नाइट की नौकरी छोड़ने के बाद से मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस लड़के का नाम एंजो है। वो कंटिन्यू करते हुए रॉल को कहता है चलो एक बड़ी सी मछली पकड़ के मॉम को बताते हैं कि हम ठीक है। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम रॉल और एंजो को एक फायर प्लेस के सामने देखते हैं। तभी उन दोनों से कोई पूछता है रॉल एंजो बैटलफील्ड में एक नाइट्स का रोल क्या होता है। जिसके जवाब में एंजो और रॉल कहते हैं आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स बैटलफील्ड में एक नाइट का रोल होता है दुश्मनों का सफाया करना। उनका जवाब सुनकर वो पर्सन स्माइल करते हुए उनसे कहते हैं आमतौर पर तो ऐसा ही है लेकिन इस पिता का फर्ज इससे थोड़ा अलग है। मेरा फर्ज है कि तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था। और ये कहकर वो रॉल और एंजो को बहुत प्यार से सहलाते हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन वो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे और उनके फादर अपने जान पर खेलकर उन्हें और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। रॉल और एंजो वहाँ पे अपने पापा को अकेला लड़ते देख वहाँ पे जाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन वो लोग भी अभी भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। लोग वहाँ उन्हें मौत के मैदान पे नहीं जाने देते और वहाँ उनके फादर की मौत हो जाती है। जब वो खबर रॉल और एंजो की मदर को पहुँचती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है और उनकी आखिरी निशानी उस स्वर्ड को पकड़ के बहुत रोती है। उनकी मदर को इतनी बुरी हालत में देखकर रॉल और एंजो अपने लेट फादर को वादा करते हुए कहते हैं फादर हम दोनों मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर एंजो नीचे पानी में कुछ नोटिस करते हुए कहता है वो क्या था, क्या बोट के नीचे कुछ अटक गया है। अजीब है यहाँ पर तो कोई चट्टान भी नहीं है तो फिर ये बोट क्यों अटक गई। और हम देखते हैं उन लोगों के बोट के नीचे एक रिफ्ट था जिसमें से अजीब सी वेव्स निकल रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चिल्ला के रॉल और एंडो के मॉम को कह रही थी मैरियने क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि पेरल सिटी का कंसल बनना क्या मायने रखता है और तुम इतना बड़ा सम्मान ठुकराने का हिम्मत कर रही हो। तभी मैरियने इसके जवाब में उससे कहती है मॉम मैं भला कंसल कैसे बन सकती हूँ, मेरा सारा काम तो मैंने सिर्फ फैमिली के छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालने में ही लगाया था। मैरियने की मॉम उससे गुस्से से कहती है तो तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम जिंदगी भर इसी कमरे में खुद को बंद करके रखोगी। देखो तुम्हारे इस
इस बर्ताव का रोल और एंजो पे क्या असर हो रहा है, जो अचानक से सुनकर मैरियने शॉक हो जाती है और वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, रोल बुरे लोगों के साथ घूमने लगा है और एंजो ने तो 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। वो तुम्हारे ही राह में चल रहे हैं। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में उस पिता को खो दिया जिसे वो सबसे ज्यादा मानते थे। तुम इस तरह टूट नहीं सकती मैरियने, तुम्हें खुद को संभालना होगा। रोल और एंजो के पास बस एक तुम ही हो, एक पेरेंट्स के तौर पर। और जो सुन के मैरियने बुरी तरीके से रोने लग जाती है। तभी हमें प्रेजेंट टाइम में प्यूरल सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरियने अपने काम पर फिर से लौट आई थी और हमें बताया जाता है इसका पूरा नाम मैरियने वेवरिल है, जो कि यंग मार्चियोने सोवरल के नाम से भी जानी जाती है और वो प्यूरल सिटी की कंसोल है। तभी मैरियने कुछ टाइम पहले की बातों को याद करने लग जाती है, जब एक पर्सन उससे कह रहा था कि प्यूरल सिटी में अभी तक कोई ऐसी इशू नहीं हो रही है जिसे तुरंत आपको ध्यान देने की जरूरत हो। इम्पेरियल फैमिली और ऑर्डर किए गए अभिषेक के लिए लोगों का डर अभी शांत हो चुका है। आपको बस इम्पेरियल फैमिली के साथ कांटेक्ट बनाए रखने पर ध्यान देना है। तभी उन बातों को याद करके मैरियने सोचने लगी कि वो असल में मुझे एक नाम की कंसोल बनने को कह रहे हैं, एक पपेट जो कि उस कुर्सी को गर्म रख सके। लेकिन मैंने अपने बेटों के लिए स्ट्रॉन्ग रहने का फैसला ले लिया है। और वैसे भी प्यूरल सिटी आने के बाद से ट्विंस ने फिर से खुलकर बात करना शुरू कर दिया है। वो दोनों साथ में शहर की रौनक भरी सड़कों पर घूमते हैं और उन्होंने तो फिर से अपने अपने तलवार भी उठा लिया है। वही ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी है जिसे दोनों ने एक टाइम पर छोड़ दिया था। और वो दोनों तो अक्सर लोकल बोट पे सवारी भी करते हैं और लौटकर समुद्र में हुए गए रोमांचक एडवेंचर की कहानियाँ मुझे आकर एक्साइटेड होकर सुनाते हैं। अगर सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही रह सके तो ये कितना अच्छा रहेगा ना। तभी उसने एक आवाज सुनी। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमें दिखाया जाता है लोग पैनिक करते हुए कहते हैं, उधर देखो वो चीज, ये तो माना स्टोन है ना। हे भगवान, समुद्र से एक माना स्टोन निकल आया है, सब लोग भागो, जल्दी निकलो यहाँ से। और उस माना स्टोन को देखकर बेस्टो, वेल, ग्रैंडपा नॉर्डिक्स और एस्टी की तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी उस माना स्टोन को देखकर टाई कंफ्यूज होकर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स से कहती है, ग्रैंडपा क्या उस अभिषेक का असर खत्म हो गया? और जो सुनकर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी परेशान होते हुए उससे कहते हैं, ये भला कैसे मुमकिन है। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं एक आदमी पैनिक में चिल्लाकर मर्सिनरीज को कहता है, क्या वाकई कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है? जैसे ही सूरज डूब जाएगा मॉन्स्टर्स की टोली शहर पर टूट पड़ेगी। तभी वहाँ पर मैरियने भी दौड़कर आ जाती है और पीछे से उसका असिस्टेंट उससे कह रहा था कि कौंसल, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप अभी इस वक्त कहाँ जा रही है? तभी दौड़ते हुए मैरियने ये सोचने लगी कि आज दोनों भाई समंदर में गए हुए थे और मेरे बच्चे अभी तक वापस नहीं लौटे। तभी वो देखती है एक मर्सिनरी चिल्लाकर कह रहा था, मेरी बात सुनो, हमने कभी ये देखा या सुना नहीं कि कोई मैजिक स्टोन ऐसे समंदर से भी निकल सकता है। तुम चाहते हो कि हम बिना कुछ जाने उस समंदर में निकल पड़े? ये तो सीधा मौत को गले लगाना है। क्या तुम हमसे मरने को कह रहे हो? तभी उसकी बात सुनकर टीम मेंबर कहता है, कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सिर्फ मदद के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकते। तभी हम रूडी को देखते हैं जो इस सिचुएशन के लिए टेंशन में कहता है, यार अब ये कौन सी मुसीबत है, मैंने ये सोचा नहीं था कि पर्ल सिटी में भी मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तभी वो पर्सन फिर से रोडी को समझाते हुए कहता है, रोडी ये तुम हो? एक मिनट, क्या तुमने नहीं कहा था कि ट्रेवेगा के मेंबर्स तुम्हारे रेस्टोरेंट पे रह रहे थे? और दूर से उन्हें मैरिने भी सुन रही थी और वो ये सोचती है कि नंबर 1 वाली मर्सिनरी ग्रुप ट्रेवेगा, अगर ये सच में वही लोग हैं तो शायद वो उस मैजिक स्टोन का सामना कर सकते हैं। तभी रोडी उस पर्सन से कहता है, वो तो कल सुबह ही शहर छोड़कर चले गए थे, अगर हम उन्हें अभी नोटिस भेज भी दे फिर भी उन्हें लौटने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। जो सुनकर वो आदमी पैनिक में कहता है, तो फिर हम क्या करें? हम ऐसे ही अपनी जगह और घरों को फिर से नहीं छोड़ सकते। आज रात हम सब लोग पक्का मरने वाले हैं। क्या वाकई में इस शहर में एक भी मर्सिनरी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है? अगर तुम लोग हमें छोड़कर चले गए तो फिर तुम में और होली नाइट्स में फर्क क्या है? तुम उन होली नाइट्स से बेहतर कैसे हो जिन्होंने 100 साल पहले हमें छोड़ दिया था? उसकी ये बात सुनकर एक आदमी गुस्से से उससे कहता है, मैं इस डरपोक बुड्ढे की बात सुन सुनकर पक गया हूँ। और ये कहकर वो उस आदमी को लात मारकर गिरा देता है जिससे कि वो आदमी डर जाता है। वो पर्सन कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम निकम्मे लोग,
लोग हमारी मदद के बिना कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तुम्हें तो अपने घुटनों पे बैठ के हमसे भीख मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय तुम हमको उन घटिया होली नाइट्स के साथ कंपेयर करने की हिम्मत कर रहे हो। ग्रेट कार्ल के सामने इतने बकवास करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और हमें यहाँ पता चलता है ये घटिया आदमी दरअसल कैनिक्स मार्टिफर का लीडर कार्ल है, जिसने हमारे बेस्टो की जिंदगी बर्बाद कर डाला था। तभी मैरियन ने वहाँ उस आदमी को कार्ल से बचाते हुए कहती है, बस करो, अभी के अभी रुक जाओ, ये तुम आखिर क्या कर रहे हो। उसे देखकर उसका असिस्टेंट भी परेशान होकर उसको बुलाता है और कंसोल का नाम सुनकर वहाँ पे लोग बातें करने लग जाते हैं कि क्या कहा उसने, कंसोल, क्या वो औरत कंसोल है। तभी उसकी तरफ कार्ल पॉइंट करते हुए कहता है, और मुझे ये कहने वाली तुम कौन होती हो। जिसके जवाब में मैरियन ने उससे कहती है, बदतमीज आदमी, मैं इस पर्ल सिटी की कंसोल हूँ, थोड़ा रेस्पेक्ट देना सीखो। कंसोल का नाम सुनकर कार्ल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने कंसोल, और तुम्हारे इस चेहरे को देखकर कंसोल तो छोड़ो, तुम किसी की मिस्ट्रेस के रूप में ज्यादा अच्छी लगोगी, क्यों है ना। तभी रूडी वहाँ किसी को देखकर चौंक जाता है और वो हमारा बेस्टो था, जो कार्ल को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कार्ल दूर जाकर जमीन पे गिर जाता है। और सच बताओ तो दोस्तों, इस सीन को देखकर मेरे दिल को बहुत शांति मिली, और जो देखकर कार्ल के टीम मेंबर्स तो डर जाते हैं। बेस्टो उसे गुस्से में कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुमसे फिर से कब और कहाँ मुलाकात होगी, हरामजादे। तभी बेस्टो को देखकर कार्ल शॉक होकर कहता है, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए, तुम तो पक्का। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वेल अपना डैगर कार्ल के गले में रखकर गुस्से से उससे कहता है, कमीने, तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि तेरे वजह से हम किस नरक से होकर गुजरे हैं। तेरे वजह से हमारे कैप्टन को अपनी पूरी दौलत उड़ानी पड़ी, सिर्फ तेरे छोड़े हुए कचरे को साफ करने के लिए हमें इतना कुछ झेलना पड़ा। तभी टाई उसे देखकर मन में कहती है, तो ये है कार्ल, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है, और ये तो देखने से ही बुरा आदमी लगता है। तभी पीछे से कोई मैरिने को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आपको ग्रीट करता हूँ यंग मार्चियोनेस वोवरिल। और वो ग्रैंडपा नॉर्डिक्स थे। वोवरिल का नाम सुनकर वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि क्या कहा, वोवरिल, वही वोवरिल फैमिली, क्या वो एम्पायर के सबसे अमीर घरानों में से एक नहीं है। तभी नॉर्डिक्स मैरियन से पूछते हैं, माय लेडी, आप इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़ी है। जो सुनकर मैरियन रोल और एंजो के बारे में सोचने लग जाती है। तभी रूडी मैरियन से कहता है, माय लेडी, मैं इस हंगामे के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज आप अंदर चलिए। और वो लोग होटल के अंदर वापस जाने लगते हैं। फिर टाई बेस्टो को अंदर चलने के लिए बोलती है। तभी वेल कार्ल को फिर से धमका कर कहता है, और तुम भागने की सोचना भी मत, यहीं खड़े रहना, क्योंकि हमारे कैप्टन तुम्हें मार मार के ऐसे बना देंगे कि तुम अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगे, समझे। तब तुम्हें अपने जिंदा होने पे भी पछतावा होगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कार्ल उन्हें गुस्से से जाते हुए देख रहा था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।